महाराष्ट्र की जनता हो जाए तैयार, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग करनी है। सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होगी। 23 को नतीजे आ जाएंगे, तो बहुत कम दिन बाकी हैं। हमारे साथ साहिल जोशी महाराष्ट्र की चुनावी तारीखों के ऐलान पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यजीत जुड़े हुए हैं झारखंड की चुनावी तारीखों के ऐलान पर, जहां पर 2 फेजेस में चुनाव होने हैं। पहला फेज 13 नवंबर को, फिर 20 जहां पर 47 सीटों पर होगा। उसी दिन वायनाड में भी वोटिंग होगी। यूपी की भी जो उपचुनाव होने हैं वहां पर वोटिंग होगी। हालांकि मिल्कीपुर का ऐलान नहीं हुआ है, जो लिस्ट हमारे पास आई है। वहीं दूसरा फेज है वो 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ होगा झारखंड में, और उसके बाद से वहां भी 23 को काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी जो चुनावी नतीजे हैं उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभिषेक, ये जो लिस्ट आई हुई है चुनाव आयोग की तरफ से, इसमें उपचुनाव का तो ऐलान है, लेकिन मिल्कीपुर सीट नहीं है। क्या जानकारी आ रही है आप तक? देखिए अंजना, कहना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार ये मिल्कीपुर की सीट अभी क्यों रुकी हुई है। 13 तारीख को जब सभी 9 सीटों का ऐलान हुआ तो मिल्कीपुर आखिर क्यों रुका। मान सकते हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे पर एक केस है, एक मामला आ गया है, लेकिन उसकी वजह से कोई चुनाव नहीं रुक सकता। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ये सीट इस वक्त रुकी हुई है, ये सबके लिए उलझन का विषय है। और जब तक इस पर चुनाव आयोग कुछ क्लैरिटी से कोई बात नहीं कहता, तब तक बड़ा मुश्किल है इसका अंदाजा लगाना। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा अगर रैलियां या अगर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है तो वहां की है। अभी तक ऐसी कोई बात निकल करके नहीं आई थी कि सरकार की तरफ से मिल्कीपुर के चुनाव को रोके जाने की कोई बात कही गई हो। लेकिन ये अचानक अभी सिर्फ 9 सीटों का ऐलान है और मिल्कीपुर का नाम नहीं है, ये निश्चित तौर पर चौंका रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में वहीं पर केदारनाथ में 20 नवंबर को होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आपने देख लिया, मिल्कीपुर छोड़कर ऐलान हो गया है, जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन सबसे दिलचस्प महाराष्ट्र, जहां पर एक ही फेज में चुनाव हो रहा है 288 सीटों पर, और अब डेट मतलब आ गया एग्जाम का सामने। साहिल, 20 नवंबर। देखिए, प्रीलिम्स तो हो चुकी है। जो लोग प्रीलिम्स पे थक गए उनके लिए तो इलेक्शन यानी मुख्य परीक्षा जो होती है वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट जा सकती है। लेकिन जहां तक हरियाणा के चुनाव के बाद में यहां पर सभी लोग अलर्ट हो गए। बीजेपी को भी समझ में आ गया कि हरियाणा में जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र भी आसानी से जीत जाएंगे। और कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि लोकसभा में 100 का पार कर लिया और महाराष्ट्र में 31 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीत ली, इसका मतलब बीजेपी चुनाव छोड़ देगी। तो इसी वजह से दोनों गठबंधन अलर्ट पे यहां पर नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह होगी कि इस बार के चुनाव के लिए भी 35 दिन का समय दिया गया है कुल मिलाकर। आज से अगर हम लोग काउंट करें तो महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को काउंटिंग होगी। तो इसका मतलब यह कि काफी समय दिया गया है चुनाव के लिए, प्रचार के लिए। हालांकि अभी तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी की पहली लिस्ट कल या परसों तक आ जाएगी। एकनाथ शिंदे भी 80 से 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अजीत पवार की झोली में 45 से 50 सीट ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, शिवसेना यूबीटी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी बहुत चहल पहल चल रही थी, लेकिन दोनों भी 100 से 105 सीटों के बीच में दोनों को सीट रहेगी। और वहीं पर शरद पवार 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी तय होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोनों गठबंधनों के लिए यह रहेगी कि उनके चुनाव की सीटों की घोषणा करने के बाद में जो रिबेल्स महाराष्ट्र में खड़े हो सकते हैं इस बार, वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर हम लोग इस बार देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव अगर हम लोग के नतीजे अगर महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीट पर अगर हम लोग सुपर इंपोज करें तो हमें समझ में आता है कि महाविकास आघाड़ी इस वक्त महाराष्ट्र में 160 से 163 सीट पर आगे है, जबकि महायुति 127 सीट पर आगे है। तो फासला महाविकास आघाड़ी की तरफ झुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ 2 महीनों में लगातार महायुति के सरकार ने अभी आधे घंटे पहले तक, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बोनस डिक्लेयर कर दिया सरकारी कर्मचारियों के लिए, बीएमसी कर्मचारियों के लिए, आशा वर्कर्स के लिए और आंगनवाड़ी में जो पढ़ाती है महिलाएं किंडरगार्टन में उनके लिए। तो आखिर तक वो कोशिश करते रहे कि अगर आधा वोट भी कहीं से मिल सकता है इस तरीके की घोषणा करने से, उसके लिए भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। और जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले डिस्कशन कर रहे थे तो यशवंत या किसी ने कहा कि जो डिफरेंस है महाविकास आघाड़ी और महायुति में वोट परसेंटेज में, वो 0.7% का डिफरेंस है। ऐसे में नतीजे कहीं भी झुक सकते हैं। 2 से 3% का स्विंग किसी भी गठबंधन की सूरत बिगाड़ सकता है और इसके लिए
ये 35 दिन बहुत ही अहम एक तरीके से होने वाले हैं अंजना। बिल्कुल। जल्दी से साहिल, आपने अभी बात की कि कैसे बोनस दिया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को, उसका ऐलान जल्दी से शिंदे साहब ने किया। तो 4 दिन पहले मदरसा में टीचर्स की सैलरी बढ़ाना, ये जो महायुति है, इनमें से किसका था ये ग्रैंड आइडिया? देखिए, ट्रिपल, सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं, ट्रिपल सैलरी बढ़ा दी उन्होंने। इतना बड़ा इंक्रीमेंट तो शायद किसी को नहीं मिला होगा पूरे देश में। ट्रिपल सैलरी बढ़ा दी है मदरसा टीचर्स की, और उसके साथ साथ मौलाना आजाद जो महामंडल है या कॉर्पोरेशन है, उसके लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बात समझ में आ गई कि बीजेपी के खिलाफ जो अल्पसंख्यक समुदाय में माहौल था, उसका सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में उनको देखने मिला, और इसके वजह से ये जो पोलराइज्ड वोटिंग एक तरीके से महाविकास आघाड़ी की तरफ हुआ, उसका झटका असेंबली में ना हो, क्योंकि असेंबली में तो उनके पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, ये बात कहना अलग है कि अल्पसंख्यकों ने या मुस्लिम समुदाय ने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, इसके लिए वो जीत गए, लेकिन उनका वोट इनको भी चाहिए। उनको भी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से पोलराइज ना हो। महाराष्ट्र में 35 के करीब सीटें ऐसी है कि जहां पर मुस्लिम समुदाय डिसाइड कर सकता है कि कौन जीतेगा। 20 करीब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी वोट डालने के लिए आने वाले हैं, और उनके वोट भी आपको लगने वाले हैं। तो इसलिए कोई भी किसी भी तरीके से कैंपेन उस लेवल पर ना जाए, उसकी कोशिश की गई है। और इससे पहले भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शिकायत की थी नीतीश राणे की, बीजेपी के नेताओं को, कि जरा इनको संभालिए, इनके भाषण हमारी सूरत बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक वोट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी का वोट तो ट्रांसफर होता है, जिससे एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट 30 से 35% तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लड़ाई 45% की है। 8 से 10% एक्स्ट्रा वोट हर कैंडिडेट को मिलने पड़ेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 40-42% तक पहुंचता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तभी वो जीत पाएगा। तो उसमें हर तबके का वोट चाहिए। पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में ओबीसी की एक जाति नहीं होगी कि जिसका महामंडल या कॉर्पोरेशन की घोषणा, विकास कॉर्पोरेशन की घोषणा, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की घोषणा सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हर जाति को साथ में रखने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री चुनाव के पहले कम से कम 6 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं, अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए, अलग अलग समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तो कितना ध्यान महाराष्ट्र की चुनाव की तरफ है, ये इससे आपको साफ नजर आता है। बिल्कुल। और देखिए साहिल, दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पिछली बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बोनस साबित हुई महाराष्ट्र में, और ऐसे में पीएम बार बार वहां पर जा रहे हैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं। इससे पहले कि अन्य मेहमानों के पास में जाऊं, एकनाथ शिंदे, ये बात तो कहनी पड़ेगी साहिल कि एक वक्त पर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुजरात, फिर असम, जहां जहां अपने विधायकों के साथ जा रहे थे और फिर मुख्यमंत्री बने, उनके विधायकों के ऊपर हमले की आशंका थी। वो खुद भी कह रहे थे कि डर रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही थी कि उनके लिए मुंबई आना क्या बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन बावजूद इसके एक सरकार बनाना और वहां पर उसको फिर आगे ले जाना, लोकसभा चुनाव में ठीक ठीक परफॉर्मेंस करना, यूबीटी गुड से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहना, शिंदे का भी बहुत कुछ दांव पर है। लेकिन शिंदे को रूल आउट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं होगी, और बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है। देखिए, अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में 20 सीटों के ऊपर जाता तो एकनाथ शिंदे डाउन रहते, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी को भी पता है कि एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार वो अगर 5 से 10% वोट भी उनकी तरफ खींच पा रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए और हर वोट उनके लिए वो जरूरी होगा। दूसरी बात यह कि जब कैंडिडेट्स रखे जाते हैं, तब एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को, उनकी शिवसेना के कैंडिडेट को बीजेपी का वोट ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, यह भी उनको लोकसभा चुनाव में नजर आया, और इसी के बलबूते पर 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीत पाए हैं महाराष्ट्र में। बीजेपी के समर्थन के बिना तो ये जीत नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे मजबूत होते हैं तो उद्धव ठाकरे वीक होते हैं, क्योंकि लड़ाई आखिरकार उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे ऐसे ही कई जगह पर होने वाली है, खास करके मुंबई, एमएमआर रीजन और कोंकण के इलाकों में। तो ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे की अहमियत समझ में आ गई, और एकनाथ शिंदे को भी उनकी अहमियत पूरी तरीके से पता है। इसलिए इस बार के सीट डिस्ट्रीब्यूशन के में एकनाथ शिंदे काफी एग्रेसिव हमको दिखाई दिए थे। लोकसभा में उनको कई सीटें छोड़नी पड़ी, लोकसभा में कई जगह पर बीजेपी के सर्वे के आधार पर उनको उम्मीदवार बदलने पड़े, लेकिन इस बार वो उस तरीके से नहीं मानेंगे, और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि सारी स्कीम्स जो डिक्लेयर की गई वो मुख्यमंत्री के नाम से स्कीम्स डिक्लेयर कर दी गई। उन्होंने इंश्योर किया कि मेरा चेहरा रहेगा इस चुनाव में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि चुनाव के बाद क्या होगा वो बात
की बात होगी। इस पर अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार सब चेंज हुआ था, इस बार भी हो सकता है कि उलटफेर उस तरीके से हमको दिखाई दे। लेकिन एकनाथ शिंदे को हल्के में लेने की गलती ना महाविकास आघाड़ी कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है।